गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराज अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूँ। हमने पढ़ा था कि भाई पवन के जो कार्य हैं, पवन से स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती है, प्रदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं, या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी होती है, किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो सारा हम पढ़ रहे थे। तो हमने अगर फ्लैशबैक जाके अपने देखें तो हमने पवन के कार्य के बारे में, या पवन किस प्रकार से जो है, यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किस प्रकार से उससे प्रभावित होती हैं। पवन के कार्य अधिकतर अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि भी 3 प्रकार से कार्य पवन करती है। एक तो अपवाहन के द्वारा, अपवाहन जिसे डिफ्लेट कहते हैं, डिफ्लेट, और दूसरा अपघर्षण, एब्रेशन, अपघर्षण, अपघर्षण हमने पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था सन्निघर्षण, सन्निघर्षण। इन क्रियाओं के कारण जो है, यानी कि पवन अपने कार्य करती है। 1, 2 और 3, 3 क्रियाओं के द्वारा पवन जो है अपने कार्य करती है। हमने पढ़ा था अपवाहन में कि भी यानी कि मिट्टी के या धूल के कण उड़कर, धूल के कण जब उड़ते हैं तो तीव्र वेग के कारण सामने वाली चट्टानों को जो है ये उत्पाटन कर देते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि उनको उखाड़ देते हैं, जिसके कारण जो है चट्टानें परिवर्तित होती हैं। अपघर्षण की क्रिया में भी हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हवा चलती है तो हवा, वायु या हवा जो है वो घर्षण करती है। घर्षण करती है किस पर करती है? जो चट्टानीय संरचनाएं उसके सामने आती है, चट्टानीय संरचनाएं उनके सामने आती है, उनसे अपघर्षण करती है। तीसरा हमने पढ़ा था सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का मतलब कि धूल के कणों के मध्य ही, धूल के कणों के मध्य आपस में जो है, यानी कि टकराहट जिसे अपने बोल सकते हैं, टकराहट, टकराना, ये क्रिया जो है, इस क्रिया के कारण जो है पवन अपने कार्य करती है। और इस क्रिया के बाद में हमने पढ़ा था कि अपर्दन के कारण कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हमने पढ़ी थी, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से अपवाहन गर्त बनते हैं, अपवाहन गर्त, अपवाहन गर्त, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भी भूस्तंभ का निर्माण होता है, भूस्तंभ का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ज्यूजेन, हमने पढ़ा था जो ढक्कनदार द्वात के समान दिखाई देती है आकृति, ढक्कनदार द्वात के समान। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई जालक या जालीदार शिला या चट्टान। इसके बाद हमने पढ़ा था इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। इसके बाद हमने पढ़ा था छत्रक शिला, मशरूम रॉक जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पुल या खिड़की। ये सारी चीजें हमने अपर्दनात्मक स्थल रूप में पढ़ी थी। उसके बाद हमने निक्षेपात्मक स्थल रूप में भी हमने, यानी कई चीजों का हमने जिक्र किया था कि निक्षेपण किस कारण से होता है, कौन सा ऐसे कारण है जिनके कारण निक्षेपण होता है। तो निक्षेपण, निक्षेपात्मक कार्य, पवन के निक्षेपात्मक कार्य या डिपोजिशन, निक्षेपात्मक कार्य या डिपोजिशन, डिपोजिशन वर्क। अब जैसे जैसे यानी कि डिपॉजिट का मतलब ये हो गया निक्षेप होना, यानी कि पवन जब चलती है तो अपने साथ जो है धूलकण या रेत जो है, या बारीक धूलकण जो है अपने साथ लेकर चलती है। और उस रेत के चलने से जो है, यानी कि जहां उनको निश्चित स्थान मिलते हैं वहां पर वो जमा होती जाती है, यानी कि रेत जमा हो जाती है। और उसके कारण जो है धीरे धीरे वहां पर बार बार जब ये क्रिया होती है तो
वहां टीलों का निर्माण कर देती है या इनके ऐसी संरचनाओं का निर्माण कर देती है जिसे अपने निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। अब जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो बनती है किस कारण से बनती है कि भी कि कौन इसको प्रभावित करते हैं, कौन इसको प्रभावित करते हैं, तो पवन का वेग इसको प्रभावित करता है, पवन का वेग, विंड वेलोसिटी। तो इसके कारण जब पवन का वेग कम या अधिक होता है, कम या अधिक होता है, तो वो जो है इनके निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को प्रभावित करता है कि भी पवन का वेग अगर अधिक होगा तो उसके कारण जो है स्थलाकृतियों का निर्माण भी अधिक होगा, और अगर पवन का वेग कम होगा तो वो अपने साथ जो है धूलकण या रेत की मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में अपने साथ लाएगी, इस कारण जो है स्थलाकृतियों का निर्माण भी कम होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए धूल कणों धूल कणों की मात्रा, धूल कणों की मात्रा और स्वभाव, ये भी हमने देखा था कि भी इनके धूल कण किस की मात्रा कितनी है उनमें, यानी कि धूल कण कितने की संख्या में है, या यानी कि उनका स्वभाव कैसा है, वो नुकीले हैं या गोलाकार है, किस प्रकार के आकृति के हैं। तो ये सारी ये भी जो है इनके निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को जो है प्रभावित करता है। इसके बाद हमने देखा था कि भी जिस प्रकार से जलवायु है, जलवायु जलवायु जहां शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जलवायु शुष्क होती है वहां पर जो है अपेक्षाकृत जो है वायु जो है इनकी तीव्र गति से बहती है और अपने साथ जो है धूलकणों की मात्रा को अधिक लेकर चलती है। इसके बजाय जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहां पर धूलकण कम मात्रा में जो है वायु के साथ जा पाते हैं, क्योंकि वो जो है आर्द्र जलवायु के कारण या नमी युक्त जलवायु में जो है धूल के कण बहुत कम मात्रा में ऊपर की तरफ उठ पाते हैं। इसलिए जो है यानी जलवायु भी जो है प्रभावित करती है। जिस प्रकार से हमने देखते हैं कई बार सागर तटीय क्षेत्रों में जो है बहुत कम टीलों की संरचनाएं मिलती है, बहुत कम जो है यानी जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां मिलती है। इसी प्रकार से जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिस प्रकार से अपने कहते हैं भी सहारा का रेगिस्तान है, सहारा है, थार का रेगिस्तान है, या यानी कि मंगोलिया का रेगिस्तान है, कालाहारी रेगिस्तान है। तो इन सभी में जो है यानी कि जैसे जैसे कहने का मतलब ये शुष्क, उष्ण और शुष्क यानी कि मरुस्थल कहलाते हैं, जिनमें रेतीली मिट्टी अधिक पाई जाती है और इस कारण जो है यहाँ से जो है यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण भी इनमें अधिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भी स्थलाकृतियां जो है किस प्रकार से निर्मित होती है। अब अगर अपने देखें तो अनेक प्रकार के बालुका स्तूपों का जो है इनके जो क्षेत्र है वहां पर बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप किससे बनते हैं? बालुका स्तूप बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी से बालुका स्तूप बनते हैं। अब बालू मिट्टी जो है अधिकतर जो अपने देखे जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो रेतीले रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिस प्रकार से सहारा का रेगिस्तान है, या जिस प्रकार से अपने ये कहीं थार का रेगिस्तान है, या जिस प्रकार से कालाहारी मरुस्थल है, मंगोलिया का मरुस्थल है, तो ये सारे मरुस्थल जो है उष्ण और शुष्क मरुस्थल है। इनमें जो है बालू मिट्टी जो है अधिकतर बालू मिट्टी पाई जाती है और वो बालू मिट्टी जो है इनके उसका जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है। तो बालुका स्तूप भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बालुका स्तूप तीन प्रकार से निर्मित जो है, मुख्य रूप से आंतरिक बालुका स्तूप और तटीय बालुका स्तूप। दो प्रकार के बालुका स्तूप हमें पाए जाते हैं, आंतरिक बालुका स्तूप, आंतरिक बालुका स्तूप, और दूसरा है तटीय बालुका स्तूप, तटीय बालुका स्तूप। अब जो आंतरिक बालुका स्तूप होते हैं जिन्हें हम आंतरिक बालुका स्तूप कहते हैं, वो बालुका स्तूप जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से एक तो यानी स्थलीय रूप से वो पाए जाते हैं, स्थलीय रूप से, या समतल क्षेत्रों में जो है बालुका स्तूप पाए जाते हैं, या दूसरा अगर इनका रूप देखें तो यानी कि तटीय रूप से, तटीय, नदी तटीय जिसे अपने कह सकते हैं नदी तटीय, नदी तटीय बालुका स्तूप। और तीसरे प्रकार के झील तटीय जो बालुका स्तूप होते हैं, झील तटीय, झील तटीय बालुका स्तूप।
अब जिन जिन क्षेत्रों में यानी कि ये बालुका स्तूप पाए जाते हैं, वो उनकी संरचना के आधार पर उनको जो है हम डिवाइड करते हैं, संरचना के अनुसार उनका हम वर्गीकरण करते हैं कि भी किस प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब अपने देखते हैं कि अधिकतर अगर देखा जाए तो आंतरिक बालुका स्तूपों में अगर अपने देखें, आंतरिक बालुका स्तूपों में स्थलीय भाग पर अगर अपने देखें तो बालुका स्तूप अनेक प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं, अनेक प्रकार के बालुका स्तूप अपने को दिखाई देते हैं। अब बालुका स्तूप भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार से उनको अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। दूसरा पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। तीसरा बरखान, बरखान या इसे बरकान भी कहते हैं, बरकान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अब जो अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप होते हैं उनमें जो है अगर देखा जाए तो यानी कि ये पवन के बिल्कुल यानी कि जो है सम्मुख वाले भाग पर जो है इनका निर्माण होता है, या आपने ये मान सकते हैं कि पवन जब चलती है तो उसके कारण इस प्रकार से यानी कि इनके सम्मुख जो है बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ये बालुका स्तूप अधिकतर पवन के सम्मुख इनके ढाल पर ये निर्मित होते हैं। इस प्रकार से ये बालुका स्तूप अधिकतर इनके उन क्षेत्रों में, जिस प्रकार से अपने देख सकते हैं थार के रेगिस्तान में भी इस प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं, सहारा के रेगिस्तान में भी इस प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं। और ये बालुका स्तूप जो है अपने कहने का मतलब कि बिल्कुल इसके समानांतर जो है इनका निर्माण होता है। इस प्रकार के बालुका स्तूप जो है इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। और इनका जो इनके सामने वाला ढाल होता है वो ढाल अपेक्षाकृत जो है इनके जो विपरीत ढाल जो होता है उससे अधिक तीव्र ढाल वाला होता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के अपने पढ़ते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप जो है इनके पवन की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है। पवन की दिशा के समकोण पर निर्माण होने के कारण इनको जो है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये बालुका स्तूप अधिकतर इनके देखा जाए तो इस प्रकार के बालुका स्तूप जो है थार के रेगिस्तान में अपने देखें तो थार के रेगिस्तान में जो इनके सरदार शहर का जो इलाका है या सरदार शहर का जो क्षेत्र है, सरदार शहर के क्षेत्र में इस प्रकार के बालुका स्तूप हम देखते हैं। सरदार शहर के जो राणासर जो इलाका है, राणासर है या हरियासर है, यहाँ पर इस प्रकार के बालुका स्तूप, हरियासर, ये इस प्रकार के बालुका स्तूप हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार के बालुका स्तूप जो है जिसे अपने बरखान या बरकान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी इन्हें अपने कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी इनको अपने कहा जाता है। अर्धचंद्राकार से मतलब कि ये बालुका स्तूप जो है इनके जब तीव्र पवन वेग चलती है तो तीव्र पवन वेग के कारण जो है इनका जो निर्माण जो होता है वो इस प्रकार से यानी अर्धचंद्राकार रूप में इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार के बालुका स्तूप इनको कहा जाता है। इस प्रकार से जो है इनका निर्माण देखा जाता है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से होगी। कहने का मतलब ये जो बालुका स्तूप है, बरखान जो बालुका स्तूप है, बरखान बालुका स्तूप जो है अधिकतर देखा जाए तो इनकी ऊंचाई अगर अपने देखें तो 10 मीटर से इनकी ऊंचाई 200 मीटर तक पाई जाती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है इनकी ऊंचाई 10 मीटर पाए जाते हैं, कई ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर ये 200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि ये बालुका स्तूप जो है मुख्य रूप से इनके जिस और इनके पवन का प्रवाह होता है, जिस प्रकार से पवन का प्रवाह होता है तो उस पवन के प्रवाह के कारण जो है इनके इनके जो सामने वाले जो भाग है ये इनके सींग के समान खड़े हुए अपने को दिखाई देते हैं, सींग के समान खड़े हुए अपने को दिखाई देते हैं। तो ये बालुका स्तूप भी अधिकतर जो है इनके सहारा रेगिस्तान में अगर इनको देखें, सहारा रेगिस्तान में जो है, सहारा रेगिस्तान,
सहारा रेगिस्तान में जो है इनके इनमें जो कहने का मतलब कि जब ये एक एक दूसरे बालुका स्तूप के बीच में जब इनके ये हवा बहती है तो उसके कारण एक पगडंडी सी बन जाती है, पगडंडी बन जाती है या मार्ग बन जाता है, पगडंडी बन जाती है, ये मार्ग बन जाता है, आने जाने का मार्ग, आने जाने का मार्ग, और वो स्थायी मार्ग हो जाता है, स्थायी मार्ग आने जाने का हो जाता है, जिसे यानी कि सहारा के रेगिस्तान में इसे गासी के नाम से भी जाना जाता है। इन मार्गों को जो है अपने क्या कहा जाता है, सहारा के रेगिस्तान में गासी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और अपने कह सकते हैं कि बरखान जो शब्द है वो तुर्किस्तान का शब्द है, जो आम भाषा में ले लिया गया है। तुर्किस्तान भाषा का ये शब्द है बरखान या बरकान। ये जो है यानी कि जिस प्रकार से आधा चंद्रमा होता है, यानी अपने देखते हैं आधा चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से इनका निर्माण होता है। और जब ये अधिक संख्या में इस प्रकार से, जहां पर ये अधिक संख्या में बन जाते हैं तो वहां पर जो है इस प्रकार से इनकी आकृतियां जो है दिखाई देती है। ये भी ये जो है अपने ये भी मान सकते हैं कि जिस प्रकार से इनके एक छिप्पी की अर्ध आकार होता है, उसी प्रकार से ये इनका निर्माण होता है। और इनके जो सामने वाले भाग होते हैं वो संग के समान या सींग के समान दिखाई देते हैं। अधिकतर इनके ये बालुका स्तूप जो है सहारा के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में भी ये बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और थार के रेगिस्तान में जो है अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो बीकानेर का इलाका है, बीकानेर में जो है अधिकतर बीकानेर जो है NH जो 11 है, NH 11 के समांतर जो है इनके देखा जाए तो इन बालुका स्तूपों को अपने देख सकते हैं। इसी प्रकार से सरदार शहर इलाके में भी इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सरदार शहर, बीकानेर, या अपने ये कह सकते हैं कि जो इनके जोधपुर का कुछ इलाका है वहां पर भी इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो ये बालुका स्तूप अधिकतर जो है नागौर के कुछ इलाके में भी इस प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बरखान या बालुका स्तूप है महत्वपूर्ण बालुका स्तूप होते हैं, और ये इनका निर्माण जो होता है वो पवन के इनके तीव्र वेग के कारण होता है। इनके जो सामने वाले जो भाग होते हैं वो इनके उनका ढाल जो है तीव्र होता है, और जो विपरीत ढाल होता है वो मंद ढाल वाला होता है, क्योंकि जैसे इन पर हवा बहती है तो तीव्र वेग के कारण जो है इनका सामने वाला भाग जो है इनके सींगों के समान, जो भीतरी भाग है वो इनके उड़कर जो है जो बाहरी भाग है वो सींगों के समान निर्मित हो जाते हैं। इनके इनके जो श्रृंग जिसे अपने कह सकते हैं या सींग जिसे अपने कह सकते हैं, इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है। इसलिए इनको जो है चंद्रमा के समान की आकृति के कारण इनको जो है अपने अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये बालुका स्तूप अधिकतर इनके सहारा के रेगिस्तान में भी अपने इनको देख सकते हैं, थार के रेगिस्तान में भी इनको देख सकते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है अगर देखा जाए तो दो बालुका स्तूपों के मध्य जो है इनके एक पगडंडी सी या मार्ग का निर्माण कर देते हैं। इस मार्ग को अधिकतर जो है सहारा के रेगिस्तान में गासी कहा जाता है, या थार के रेगिस्तान में इनको जो अपने पगडंडी के रूप में इनको जाना जाता है, जो स्थायी मार्ग बन जाते हैं आने जाने के, इनके लोग यहाँ से आ जा सकते हैं, इस प्रकार से इनके मार्ग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां पवन के कारण जो है निर्मित होती है। जैसे अपने अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होता है, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप का निर्माण होता है, बरखान बालुका स्तूप का निर्माण होता है। तो ये सारे जो है आंतरिक बालुका स्तूप के रूप में हम देखते हैं। तटीय बालुका स्तूप वहां बनते हैं जहां पर इनके तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए कि भी नदी तटीय क्षेत्र है या झील तटीय क्षेत्र है या सागर तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के बालुका स्तूप अधिकतर मिलते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में बालुका स्तूप जो है कम पाए जाते हैं, बजाय किसके जो इनके रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं उनसे कम यहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने आज इनके जो निक्षेपात्मक पवन के जो निक्षेपात्मक कार्य थे उनकी स्थलाकृतियों का हमने अध्ययन किया, प्रमाणात्मक स्थलाकृतियों कर लिया हमने, पवन के जो स्थलाकृतियां हैं उनको जो प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर लिया, किस प्रकार से वो यानी पवन के कार्य उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से वो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।